नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स इस क्लास में। आज हम सबसे पहले चैप्टर देखते हैं अर्थशास्त्र की परिभाषाएं, मीनिंग और परिभाषाएं। तो अर्थशास्त्र का अर्थ देखते हैं। सबसे पहले शब्द इकोनॉमिक्स जो है, जिसका हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, वो आया है ओइकोनॉमिक्स, ओइकोनॉमिकोस शब्द से। ग्रीक भाषा का शब्द है ओइकोनॉमिकोस। तो इसमें दो शब्द हैं, ओइकोस और नोमोस। तो ओइकोस जो वर्ड है उसका अर्थ होता है घर, होम, और नोमोस का अर्थ होता है मैनेजमेंट या प्रबंधन। तो घरेलू प्रबंधन के रूप में इकोनॉमिक शब्द का उत्पत्ति माना जाता है। इसलिए इकोनॉमिक्स का मतलब हुआ होम मैनेजमेंट या घर का प्रबंधन या घरेलू प्रबंधन। तो अर्थशास्त्र में प्रमुखतः घरेलू समस्याओं का या घरेलू एक तरीके के निर्णय कैसे लिए जाते हैं एक हाउस होल्ड द्वारा, उन चीज़ों का देखा जाता है। तो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ चॉइसेज एंड चॉइस ऑफ मेकिंग, यानी कि आपके सामने विकल्प हों, उन विकल्पों में से चयन कैसे करना है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। चॉइस मेकिंग इज रिलेवेंट फॉर एवरी इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशन, एरियाज, स्टेट, नेशंस एंड फॉर द वर्ल्ड। तो ये क्या है, व्यक्ति के स्तर पर, परिवार के स्तर पर, समाज के स्तर पर, संस्थाओं के स्तर पर, क्षेत्र, राज्य और देश और पूरे विश्व के स्तर पर चॉइस मेकिंग या डिसीजन मेकिंग का काम अनिवार्य होता है। Hence economics has wide applications and relevance to all individuals and institutions। और इसलिए क्या होता है, अर्थशास्त्र का बहुत सारा व्यापक प्रयोग होता है, उपयोग होता है, और उसका महत्व है सभी व्यक्तियों के लिए भी और संस्थाओं के लिए भी। तो अर्थशास्त्र बहुत महत्वपूर्ण विषय हो जाता है इस तरीके से, क्योंकि इसका उपयोग अलग अलग स्तरों पर सभी लोगों और संस्थाओं के द्वारा किया जाता है। तो अर्थशास्त्र क्या करता है, एक ऐसे सब्जेक्ट या विषय के रूप में उभरा है जिसका बहुत अच्छे स्तर पर प्रयोग किया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग किया जाता है दूसरे विषयों के अंदर भी, क्योंकि इसका जो बेसिक सिद्धांत है, बेसिक प्रिंसिपल है, वो चॉइस मेकिंग फॉर ऑप्टिमाइजेशन विद द गिवन रिसोर्सेज ऑफ स्कैरसिटी एंड सरप्लस, यानी कि दुर्लभ और जो सीमित संसाधन होते हैं उससे हम अनंत आवश्यकताओं को बेहतरीन तरीके से किस तरीके से पूरा करें, उसके बारे में चॉइस मेकिंग की मूलभूत समस्या पर आधारित विषय है। इसलिए इसका उपयोग अलग अलग विषयों में भी इस सिद्धांत के कारण किया जा रहा है। और इस घटना या इस स्थिति में पहुंचने में अर्थशास्त्र की परिभाषा को करीबन 235 साल लगे हैं, यानी कि ये विकसित होते होते इस स्थिति तक पहुंच गई है। तो मोटे तौर पे अर्थशास्त्र की परिभाषाएं किस तरीके से विकसित हुई, पहले परिभाषा आई वेल्थ डेफिनेशन, यानी कि धन संबंधी परिभाषाएं, जो कि 1776 में पहली बार एडम स्मिथ द्वारा दी गई। तो एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद आती है वेलफेयर इकोनॉमिक्स या वेलफेयर डेफिनेशन, कल्याण संबंधी परिभाषाएं, जो कि 1890 में अल्फ्रेड मार्शल द्वारा शुरू की गई। उसके बाद सी है स्कैरसिटी डेफिनेशन, 1932 में आई, वो नियोलेल रॉबिन्स ने दी थी। और यानी कि अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी, स्कैरसिटी का मतलब तो होता है दुर्लभता वाली परिभाषाएं दी थी लियोनेल रॉबिन्सन। और उसके बाद विकास संबंधी परिभाषाएं, ग्रोथ डेफिनेशन 1948 में दी पॉल ए सैमुअल्सन ने। और फिर मॉडर्न डेफिनेशन या आधुनिक परिभाषा दी थी AC दास ने 2011 में। तो इस तरीके से अर्थशास्त्र की परिभाषाएं एक के बाद एक नए रूप में हमारे सामने आती गई हैं। अब एक एक करके इन परिभाषाओं का अध्ययन करते हैं। पहले लेते हैं वेल डेफिनेशन, जो कि दी गई थी एडम स्मिथ द्वारा। तो एडम स्मिथ की एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशंस, जो उन्होंने पब्लिश करी थी 1776 ईस्वी में। और ये जो सामने आप चित्र देख रहे हैं ये एडम स्मिथ का है। तो उनकी जो परिभाषा है वो क्या है, एडम स्मिथ मानते हैं, जिनको कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, उनकी एक पुस्तक थी वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशंस, इन 1776 में दिया इन्होंने ये पुस्तक। तो किसी देश की संपदा का प्रकृति और कारणों का अध्ययन या इन्वेस्टिगेशन के रूप में एक पुस्तक थी इनकी। और उन्होंने अर्थशास्त्र को बताया कि एक साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड काजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि राष्ट्रों की संपत्ति के प्रकृति और कारणों का अध्ययन करने वाली विज्ञान है ये अर्थशास्त्र। तो ही और उन्होंने इस पे जोर दिया कि जो उत्पादन और विकास है संपत्ति का या धन संपदा का, वो ही अर्थशास्त्र का मुख्य सब्जेक्ट या मुख्य जो अध्ययन विषय है, यानी कि उसमें संपत्ति या संपदा, धन संपदा की उत्पत्ति कैसे की जाए और उसका वृद्धि कैसे की जाए, ये ही अर्थशास्त्र का मुख्य अध्ययन विषय है। तो एडम स्मिथ की जो परिभाषा थी उसकी मुख्य बातें क्या थी, पहली विशेषताएं जो थी कैरेक्टरिस्टिक्स, इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली मटेरियल गुड्स, यानी कि केवल भौतिक वस्तुओं को अपने धन की परिभाषा में शामिल करता है, यानी कि धन संपदा में केवल भौतिक वस्तुओं को शामिल करते हैं।
एक्साजीरेटेड द एम्फेसिस ऑन वेल्थ, और इन्होंने धन पर बहुत अधिक महत्व दिया इसमें कि धन संपदा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इट इंक्वायर्स द कॉजेज बिहाइंड क्रिएशन ऑफ वेल्थ, यानी कि धन संपत्ति के निर्माण के लिए जो जिम्मेदार कारण थे उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। इसकी आलोचनाएं क्या क्या है? क्रिटिसिज्म, इट कंसिडर्ड इकोनॉमिक्स एज ए डिसमल और सेल्फिश साइंस, इन्होंने अर्थशास्त्र को घृणित या स्वार्थी विज्ञान के रूप में माना। इट डिफाइंड वेल्थ इन ए वेरी नैरो एंड रेस्ट्रिक्टेड मैनर, इन्होंने जो धन है उसको बहुत ही संकीर्ण और प्रतिबंधित रूप से परिभाषित किया, यानी कि केवल भौतिक वस्तुओं को धन माना। इट कंसिडर्ड ओनली मटेरियल एंड टेंजिबल गुड्स, और उन्होंने केवल भौतिक और दृश्य वस्तुओं को जो कि हम छू और देख सकते हैं उन्हीं वस्तुओं को केवल धन माना, उसमें मानवीय पूंजी को नहीं गिना। ही गेव एम्फेसाइज ओनली टू वेल्थ एंड रिड्यूस्ड मैन टू सेकेंडरी, और इन्होंने जो है धन को प्राइमरी महत्व दिया, धन ही महत्वपूर्ण माना, और मनुष्य और उसके कल्याण को द्वितीयक महत्व दिया। तो इस तरीके से एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा दी। इसके बाद आता है कल्याण संबंधी परिभाषा, जो दी थी अल्फ्रेड मार्शल ने, उनकी पुस्तक थी प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, 1890 में जो प्रकाशित हुई थी। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसमें लिखा कि इकोनॉमिक्स इज ए स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, यानी कि अर्थशास्त्र मानव जीवन का एक दैनिक प्रक्रियाओं में या दैनिक कार्यों का एक अध्ययन है। इट एग्जामिन्स दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ मोस्ट क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेनमेंट एंड विद द यूज ऑफ मटेरियल रिक्विजाइट ऑफ ए वेलबींग, यानी कि मानव के भौतिक कल्याण के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो गतिविधि की जाती है आर्थिक और सामाजिक स्तर पर, उन क्रियाओं को इन्होंने क्या माना? अर्थशास्त्र का अध्ययन विषय माना, यानी कि मानव के कल्याण के लिए जो भी मानव आर्थिक गतिविधियां करता है उनको अर्थशास्त्र का विषय माना। इट इज़ ऑन वन साइड द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड ऑन द अदर साइड द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर बेस्ड ऑन वेल्थ। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों को शामिल करने की कोशिश करी उन्होंने कि एक तरफ तो धन संपत्ति आर्थिक क्रियाओं के रूप में, और दूसरी तरफ इस धन संपत्ति से प्राप्त होने वाला मानवीय कल्याण। तो इस प्रकार से इन्होंने मानवीय कल्याण के पहलू को भी अपनी परिभाषा में धन के साथ जोड़ लिया। तो इस परिभाषा की मुख्य बातें क्या क्या थी? पहला था कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं कि इट इज़ प्राइमरली द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, और इन्होंने प्राइमरी महत्व दिया किसको? मानवता को, यानी कि मानवीयता को या मानव की कल्याण को। इट इज़ वन साइड स्टडी ऑफ वेल्थ, ऑन अदर साइड द स्टडी ऑफ मैन। तो एक तरफ ये मानव का अध्ययन करती है और दूसरी तरफ धन संपदा का, और धन संपदा का किस रूप में? यानी कि मानवीय कल्याण में उसका किस प्रकार से उपयोग होता है, या मानवीय कल्याण को वो धन संपत्ति कैसे बढ़ाती है। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, इट इज़ नॉट कंसर्न्ड विद सोशल, रिलीजियस और पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैंस लाइफ, यानी कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ यानी दैनिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है मानव जीवन के, यानी कि जो रोज़मर्रा के काम हैं उसके बारे में। ये उसके सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक जीवन का इसका अध्ययन नहीं शामिल करता है, यानी कि ये जो तत्व हैं उसके जीवन को उसमें वो अध्ययन नहीं करता इकोनॉमिक्स में। इट एम्फेसाइजेज ऑन मटेरियल वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर विच इज़ रिलेटेड टू वेल्थ। तो इस मतलब इन्होंने केवल भौतिक कल्याण को ही अपने अध्ययन क्षेत्र में शामिल किया है, वो मानवीय कल्याण जिसका संबंध धन संपदा से या भौतिक वस्तुओं से है। इट लिमिट्स द स्कोप टू एक्टिविटीज़ एमेनेबल टू मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि केवल उन गतिविधियों को शामिल करता है, उनका अध्ययन करता है जिनको कि मुद्रा के रूप में उनका मूल्य मापा जा सकता है। तो मौद्रिक आर्थिक गतिविधियों को इन्होंने अपने वेलफेयर डेफिनेशन जो इकोनॉमिक्स की थी उसमें शामिल किया था। इसकी आलोचनाएं क्या क्या की गई? क्रिटिसिज्म क्या थी? इट कंसिडर्स इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस रादर देन ए ह्यूमन साइंस, ये अर्थशास्त्र को एक समाज विज्ञान के रूप में देखता है, न कि मानवीय विज्ञान के रूप में। इट रेस्ट्रिक्ट्स द स्कोप इकोनॉमिक्स टू द स्टडी ऑफ पर्सनल लिविंग इन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटीज ओनली, यानी कि इन्होंने इकोनॉमिक्स को किस रूप में देखा कि लोग बाग संगठित रूप में, संगठित समाजों के रूप में एक व्यक्ति निवास कर रहा है और वो अपने कल्याण के लिए प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने इकोनॉमिक्स को देखा। वेलफेयर इन इटसेल्फ हैज ए वाइड मीनिंग विच इज़ नॉट मेड क्लियर इन डेफिनेशन, और वेलफेयर जो कल्याण है उसके बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, वो सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, राजनीतिक हो सकता है, न्यायिक कल्याण हो सकता है। तो इन्होंने केवल आर्थिक कल्याण को ही देखा और वेलफेयर की स्पष्ट परिभाषा या जो वृहद परिभाषा है उसकी उपेक्षा की। अब हम देखते हैं अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं जो दी थी नियोलैन रॉबिन्स ने। तो उन्होंने एक किताब लिखी एन एसे ऑन द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंसेज 1932 में।
तो इस पुस्तक के अंदर उन्होंने अर्थशास्त्र की दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं दी और उन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज ए रिलेशनशिप बिटवीन एंड्स एंड स्केर्स मीन्स विच हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का अध्ययन है जिसका संबंध किससे है? आवश्यकताएं, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन जिनके अनेक बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग हैं। तो जो उत्पादन के साधन हैं वो वैकल्पिक उपयोग वाले हैं, उनके अलग अलग उपयोग किए जा सकते हैं और उनसे असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। उनमें से अच्छे से एक चॉइस की समस्या है, चुनाव की समस्या है, क्योंकि साधन दुर्लभ है और सीमित हैं और उनसे असीमित आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो उनमें जो चुनाव की समस्या है उसको दुर्लभता संबंधी परिभाषा के रूप में लियोनेल रॉबिन्स ने प्रस्तुत किया और उन्होंने जो समस्या दी उसका मतलब चॉइस अंडर स्कैरसिटी, यानी कि दुर्लभता के बीच में, दुर्लभता की स्थिति में चुनाव की जो समस्या है वो अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या है। तो उनके शब्दों में इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विद द एस्पेक्ट ऑफ बिहेवियर विच अराइज फ्रॉम द स्कैरसिटी ऑफ मीन्स टू अचीव गिवन एंड्स, यानी कि जो मानवीय आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने वाले साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, इसलिए हमारे सामने चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है कि किसको पहले पूरा करें और किसको बाद के लिए छोड़ा जाए। तो इस तरीके से चुनाव की जो समस्या है अर्थशास्त्र की प्रमुख समस्या मानते हैं कौन? लियोनेल रॉबिन्स। तो उनकी जो परिभाषा थी उसकी प्रमुख विशेषताएं अपन देख लेते हैं। पहली है इकोनॉमिक्स इज ए पॉजिटिव साइंस। उनके अनुसार इकोनॉमिक्स एक यथार्थ विज्ञान है, यानी कि जो है उसी के बारे में बात करती है। न्यू कॉन्सेप्ट्स, अनलिमिटेड एंड्स, स्केर्स मीन्स एंड अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मीन्स। उन्होंने नए अवधारणाएं प्रस्तुत की। अनलिमिटेड एंड्स यानी कि असीमित आवश्यकताएं या हमारी इच्छाएं। दूसरा स्केर्स मीन्स यानी कि सीमित मात्रा में हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं। और अल्टरनेटिव यूजेज ऑफ मीन्स यानी कि जो साधन उपलब्ध हैं उनके बहुत सारे वैकल्पिक उपयोग हैं। तो ये अलग अलग अवधारणाएँ दी। इट एम्फेसाइज ऑन चॉइस, द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि मानवीय व्यवहार के एक महत्वपूर्ण पहलू की बात करी, यानी कि चुनाव की, यानी कि चॉइस या उसके विकल्पों में से किसी एक को चुनने के व्यवहार की बात करी। इट ट्राई टू ब्रिंग द इकोनॉमिक प्रॉब्लम विद फॉर्म्स विच फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एज ए सोशल साइंस। और उन्होंने ऐसे आर्थिक समस्याओं की बात करी जो कि अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के रूप में स्थापित करती हैं। इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ये सभी मानवीय गतिविधियों को इसमें शामिल कर लेता है, न कि केवल आर्थिक गतिविधियों को। तो इसमें मानवीय गतिविधियों के सभी पक्षों का अध्ययन किया जाता है जहाँ जहाँ चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। अब इसकी सीमाएं क्या क्या हैं, इसकी आलोचनाएं क्या 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 हैं? क्रिटिसिज्म, इट डज नॉट फोकस ऑन मैनी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इश्यूज ऑफ साइक्लिकल इंस्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनकम डिटर्मिनेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये बहुत से आर्थिक मुद्दों की बात नहीं करता है, जैसे कि साइक्लिकल इनस्टेबिलिटी यानी कि चक्रीय उतार चढ़ाव, बेरोजगारी, आय निर्धारण, आर्थिक विकास और वृद्धि। इन बातों पर ये जो है परिभाषा शांत रहती है, ये कुछ बात नहीं करती है। इट डिड नॉट टेक इनटू अकाउंट द पॉसिबिलिटी ऑफ इंक्रीज इन रिसोर्सेज ओवर टाइम। और इनका मानना है कि जो सीमित है, संसाधन सीमित है, लेकिन भविष्य में उनकी नई खोज और अत्याधुनिक तकनीकी विकास से साधनों का विस्तार या उनकी मात्रा बढ़ भी सकती है, लेकिन ये उसके बारे में बात नहीं करते हैं। एक और बात जो इट हैज़ ट्रीटेड इकोनॉमिक्स एज ए साइंस ऑफ स्कैरसिटी ओनली। तो इन्होंने जो परिभाषा दी उसके आधार पर अर्थशास्त्र को केवल दुर्लभता का विज्ञान बना दिया, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि अर्थशास्त्र में दूसरी आर्थिक समस्याएं जैसे पहले बात करी उनका भी अध्ययन किया जाता है। अब हम अर्थशास्त्र की शेष परिभाषाओं की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।